वेलकम टू द स्कॉलर स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 कवर करने वाले हैं। मेरी ये ओल्ड एनसीईआरटी है जिसमें वही चैप्टर 6 चैप्टर 9 है। चैप्टर का नेम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहेली और बूझो गए थे एक वेकेशन पे टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जो पहेली और बूझो थे वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक वेकेशन प्लान किए, वहाँ वो घूमने गए। तो उनकी जो फर्स्ट ट्रिप प्लान की उन्होंने वो कहाँ की थी? वो थी ऋषिकेश की, जो उत्तराखंड में है, जहाँ पे जो रिवर है उसका नेम है गंगा। वैसे तो गंगा रिवर बहुत सारे स्टेट से होके फ्लो करती है, ठीक वैसे ही उत्तराखंड में ऋषिकेश में जो रिवर बहती है जो उसका नाम है गंगा रिवर। जब वो ऋषिकेश गए तो उन्होंने माउंटेन को क्लाइंब किया। कौन से माउंटेन को? हिमालय माउंटेन को। और हिमालय माउंटेन पर जब वो क्लाइंब किए तो वहाँ का जो सीजन था, वहाँ का जो रीजन है वो कैसा था? कोल्ड था। दे सॉ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज। और जब वो माउंटेन पे क्लाइंब किए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रीज देखे जिनके नेम है ओक, पाइन्स और देवदार। और यही नहीं, जो प्लांट्स उन्होंने देखे ओक, पाइन्स और देवदार, ये उनके जो होम टाउन वाले प्लांट्स थे, होम में जो प्लेन एरिया के प्लांट्स थे उनसे एकदम डिफरेंट थे। फिर क्या हुआ? जब ऐसा उन्होंने देखा उसके बाद अब उन्होंने सेकेंड ट्रिप प्लान की। और सेकेंड ट्रिप में उन्होंने ट्रैवलिंग की। कहाँ की? राजस्थान की। और राजस्थान में उनका जो जिसकी हेल्प से वो घूमे उसका नाम था कैमल। कैमल जो था वो कहाँ पे राइडिंग करता है? हॉट डिजर्ट में। कहाँ पे? हॉट डिजर्ट्स में। सेकेंड ट्रिप उन्होंने प्लान की और सेकेंड ट्रिप में वो घूमने गए राजस्थान। राजस्थान में उनको मिला कैमल और वहाँ का डिजर्ट कैसा था? हॉट डिजर्ट। दे कलेक्ट और उन्होंने वहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स उस ट्रिप में कलेक्ट किए। डिजर्ट में उन्हें जो प्लांट मिला उसका नेम था कैक्टस। क्या नेम था? कैक्टस। और फाइनली उसके बाद फाइनली दे वेंट टू ट्रिप पुरी। उन्होंने थर्ड ट्रिप प्लान की। फर्स्ट और सेकेंड नहीं, उन्होंने फिर से थर्ड ट्रिप प्लान की। और जो थर्ड ट्रिप उन्होंने प्लान की वो थी कहाँ की? पुरी की थी। पुरी आपको लर्न करना है कि ये उड़ीसा में है, एक जगह है पुरी। और फिर पुरी में जो उन्होंने विजिट किया वो क्या था? सी बीच। पुरी में उनको क्या देखने को मिला? सी बीच देखने को मिला। डॉटेड विथ कैशोरीना ट्रीज। डॉटेड क्या होता है? डॉटेड का मतलब बिखर जाना। बिखरे हुए से उनको बहुत सारे कैशोरीना ट्रीज मिले। और फिर जब ये सारी चीज़ें, अब वो वापस आ गए। फिर देखो अभी यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार माइंड मैपिंग करते हैं। फर्स्ट ट्रिप उन्होंने प्लान की कहाँ की? हिमालय माउंटेन्स की। वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ओक प्लांट्स देखे, पाइन्स देखा, देवदार के प्लांट्स देखे जो कि उनके होम टाउन वाले प्लांट से एकदम डिफरेंट थे। फिर उन्होंने सेकेंड ट्रिप प्लान की। सेकेंड ट्रिप उनकी राजस्थान की थी। राजस्थान में वो खूब घूमे। किस एनिमल की हेल्प से? कैमल की हेल्प से। राजस्थान का जो रीजन था वहाँ का एरिया हॉट डिजर्ट वाला था। वहाँ पे जो उनको प्लांट्स मिले वो कैक्टस के प्लांट्स थे। फिर उन्होंने थर्ड ट्रिप प्लान की। थर्ड ट्रिप उनकी पुरी की थी जो उड़ीसा में है। और वहाँ पे वो सी बीचेस में घूमे, वहाँ पे उनको कैशोरीना ट्रीज मिले। अब वो वापस आ गए हैं और ये सारी मेमोरीज को, ये सारे फन्स को जो वहाँ पे एंजॉय किए थे वो याद कर रहे हैं। और जब ये याद कर रहे थे तो जो हमारा बूझो है वो उसके दिमाग में एक थॉट आया और वो उसमें स्ट्रक हो गया, फंस गया। वो अपने ही थॉट में, अपने ही सोच में फंस गया और वो सोच रहा है कि इन सब जगह पे, इन सारे प्लेसेस पे जो प्लांट्स थे वो एक दूसरे से कितने ज़्यादा डिफरेंट थे। मतलब जब वो माउंटेन्स पे गए तो वहाँ पे कोल्ड था, राजस्थान में गए वहाँ हॉट और ड्राई था। और सी बीचेस में उनको कैसा रीजन मिला? ह्यूमिड रीजन। ये ह्यूमिड रीजन क्या होता है? ह्यूमिड का मतलब होता है उमस। मतलब जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो, आपके बॉडी से जो स्वेटिंग हो रही है, पसीने निकल रहे हैं, वो सूख ही नहीं रहे हैं, कूलर
चल तो रहा है, ऑन तो है, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है कि कूलर काम ही नहीं कर रहा है। इस तरीके की जो गर्मी होती है उसको हम ह्यूमिड बोलते हैं। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज दैट बहुत तेज़ धूप है और 5 मिनट के लिए बारिश हो जाए, बारिश के बाद फिर से धूप हो जाए। अब जो गर्मी लगेगी हमें, जिसे हम कहेंगे उमस, उसी को कहते हैं ह्यूमिड। और ये ह्यूमिड वाला रीजन उनको कहाँ मिलेगा? उड़ीसा के पुरी में जब वो सी बीच पे घूमने गए तो वहाँ पे मिला। फिर क्या हुआ? अब कह रहे हैं कि सिर्फ रीजन्स में ही नहीं, वहाँ पे जो एनिमल्स होंगे, वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जिनको हम लिविंग क्रिएचर्स बोलते हैं, वो भी क्या थे? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे। मतलब अब देखिए, जो माउंटेन्स पे उनको एनिमल्स मिलेंगे, जो राजस्थान में मिलेंगे, जो पुरी में मिलेंगे, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे लिविंग क्रिएचर्स आपस में क्या होंगे? बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे। फिर क्या होगा? दे ट्राइड। अब जो बूझो है वो क्या हुआ? वो सोचने लगा कि क्या अर्थ पे कोई ऐसा प्लेस है जहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो? क्या अर्थ पे ऐसा कोई प्लेस है जहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो? तो उसको लगा, बूझो थॉट, तो अब बूझो सोचा कि हाँ, मेरा जो घर है वहाँ पे मेरे होम में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, क्योंकि मम्मी तो वहाँ डेली स्वीपिंग और मॉपिंग करती हैं। मेरा जो होम है वो एकदम क्लीन रहता है, तो मेरे घर में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। फिर वो भाग के अपने घर में गया और अपना कबर्ड पुल किया। उसने अपना कबर्ड ओपन किया। जब उसने अपना कबर्ड ओपन किया तो उसने सोचा कि मेरे घर में जो मेरा कबर्ड है, यहाँ पे तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, लेकिन बट वो उसको वहाँ पे भी टाइनी स्पाइडर मिला। जब उसने कबर्ड ओपन किया तो उस कबर्ड में उसको टाइनी स्पाइडर मिला। फिर वो दौड़कर भाग भाग कर घर के बाहर गया, और जब बाहर गया तो उसने हर जगह देखा, उसको कोई भी ऐसा प्लेस नहीं मिला जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो। इट मीन्स उसको अर्थ के हर स्पेस पे, अर्थ के एवरी प्लेस पे कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिला। अब क्या होगा? उसको कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिला। फिर अब वो पहेली के पास गया भाग करके। उसने बताया कि पहेली, अर्थ के किसी भी प्लेस पे हमें ऐसा कहीं नहीं मिला कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो, हर जगह मुझे कोई ना कोई लिविंग क्रिएचर्स देखने को मिला। फिर क्या होगा कि अब पहेली ने थिंकिंग स्टार्ट की। पहेली ने कहा, अच्छा अब मैं सोचती हूँ। पहेली ने थिंकिंग स्टार्ट की। जब उसको सोचने पर कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिला, तो अब वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के बारे में रीडिंग स्टार्ट किया। अब जब रीडिंग स्टार्ट किया तो उसने पढ़ा कि लोगों को जो बहुत टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वॉल्केनिक इरप्शन जहाँ पे होते हैं, उनकी ओपनिंग पर, उनके माउथ पर भी मिले। मतलब अब पहली ने जब बुक रीडिंग की तो उसको पता चला कि यही नहीं, वॉल्केनिक इरप्शन जो ज्वालामुखी फूटता है तो उसका माउथ वाला पार्ट, जिसमें कि इतनी ज़्यादा आग होती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे भी बहुत सारे टाइनी से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सरवाइव करते हैं। इट मीन्स अर्थ का कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म ना मिले। आपको हर जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ये रही बात हमारे इंट्रोडक्शन की। अब स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। देखते हैं, अब टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं और उनका वो सराउंडिंग क्या है जहाँ पे वो रहते थे। अब बूझो, another thought that occurred to पहेली and बूझो was about the kind of living organism। अब ये बातें हो गई। अब यहाँ पे शॉर्ट आउट हो गया कि हाँ, दोनों समझ गए कि लिविंग, कहीं भी कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो। अब वो एक और थॉट बूझो और पहेली सोचना शुरू किए कि हमारे अर्थ पे कितने डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि उन्होंने देखा। अब उन्होंने क्या क्या देखा था? जब वो राजस्थान गए थे तो डिजर्ट में उनको कैमल मिला था। जब वो माउंटेन पे क्लाइम किए थे तो उनको माउंटेन गोट और याक मिली थी। उड़ीसा के पुरी में उनको कुछ क्रिएचर्स मिले थे, जैसे कि क्रैब, बीच पे केकड़ा मिला था, और वाटर में
इन जो है इनसाइड द वाटर उनको बहुत सारी फिशेस मिली थी जो वहाँ के फिशरमैन मछुआरे समुद्र में पकड़ रहे थे तब। एंड देन देयर डिड सीम्स टू बी सम क्रिएचर लाइक एंट। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी थे जो हर जगह पे प्रेजेंट थे। मतलब डिजर्ट में उनको तो सिर्फ कैमल मिला था, उसके बाद और माउंटेन में उनको गोट और याक मिली थी, पुरी में उनको क्रैब मिला था, लेकिन एक ऐसा लिविंग क्रिएचर था जो इन तीनों जगह पे प्रेजेंट था, उसका नाम था एंट। ये जो चींटियां थी उनको हर जगह पर मिली। फिर क्या हुआ, अब जब वो घूमने गए थे तो उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स भी तो इन सारे रीजन्स में मिले थे। वो कौन कौन से प्लांट्स थे, कह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स भी मिले थे। तो उन सराउंडिंग्स के बारे में क्या, आप सराउंडिंग्स के बारे में बताइए। फिर आगे कहानी स्टार्ट होती है कि क्या ये रीजन्स भी डिफरेंट होते हैं जहाँ ये प्लांट और एनिमल रहते हैं, क्या ये रीजन्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आगे फर्दर मूव करने से पहले हम एक्टिविटी देख लेते हैं कि एक्टिविटी में क्या बोला गया है। एक्टिविटी में ये बोला गया है कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे फॉरेस्ट से। कहाँ से, फॉरेस्ट से। अब आप सोचिए कि फॉरेस्ट में कितने टाइप के प्लांट, एनिमल, कौन कौन से ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट मिलें, अभी नीचे एक कॉलम बना हुआ है, आपको उस कॉलम में, उस टेबल में जो है, जो फॉरेस्ट वाला कॉलम है उसमें आपको फिल करना है। आप उन सारी थिंग्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को जो इस रीजन्स में पाए जाते हैं फॉरेस्ट वाले रीजन में, आप उस टेबल में फॉरेस्ट वाले कॉलम में जा करके फिल करिए। फिर आप बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करिए जो उनके एग्जाम्पल्स हों, जिससे आप बाकी सारे टेबल को फिल कर पाइए। और अगर आप अकेले नहीं कर पाते तो आप अपने फ्रेंड्स की, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए और इसको एग्जाम्पल के थ्रू इस टेबल को क्या करिए, फिल करिए। अगर तब भी आप नहीं कर पाते हैं फिर आप लाइब्रेरी जाइए और वहाँ डोरेमोन सुजुका की बुक ना पढ़ के ऐसी बुक्स पढ़िए जहाँ से आपको डिफरेंट रीजन्स में कौन कौन से प्लांट और एनिमल होते हैं वो आप पता कर पाएं, और फिर टेबल में वापस आकर के क्या कर पाएं, फिल कर पाएं। फिर क्या होगा देखिए, अब आगे क्या है कह रहे हैं, आगे देखिए क्या है। कोशिश करिए और उन प्लांट्स, एनिमल, ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड करिए, बड़े या छोटे हों, और इन सब को क्या करिए, फिल करिए। अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि आपको इस तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स को ही नहीं जो है फिल करना है, बल्कि कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि जिनकी ड्राइड लीव्स हों, या ऐसे एनिमल्स जिनके जो डाइड एनिमल्स हैं उनके बोन्स को भी फिल करिए। और वहाँ पे आप जहाँ जहाँ घूमने गए वहाँ पे कौन कौन से सॉइल्स हैं, कौन कौन से पेबल्स, वहाँ के कंकड़ पत्थर होते हैं, आप उनको भी बताइए। ये देखिए, ये है हमारा टेबल। इसमें आपको फिल करना है कि माउंटेन्स में आपको क्या क्या मिलेगा, फॉरेस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, माउंटेन्स में क्या मिलेंगे, डिजर्ट्स में क्या मिलेंगे, सी में क्या मिलेगा, और किसी और रीजन में अगर आप घूमने जाते हो तो आपको क्या मिलता है। आप यहाँ राइड भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट का तो अभी हम ज़्यादा पढ़े नहीं तो इसको हम लीव करते हैं, लेकिन माउंटेन्स में हमको क्या मिलेगा बताइए ज़रा। माउंटेन्स में आपको माउंटेन वाली गोट मिलेंगी। कौन मिलेगा, माउंटेन वाली गोट मिलेंगी, आप यहाँ गोट लिख सकते हैं। माउंटेन में आपको याक मिलेगा, आप यहाँ याक लिख सकते हैं। माउंटेन में आपको ओक प्लांट्स मिले थे, आप यहाँ ओक लिख सकते हैं। माउंटेन में आपको पाइन्स मिले थे, पाइन्स के प्लांट, आप उसको लिख लीजिए। माउंटेन्स में आपको और क्या मिला था, देवदार के प्लांट्स मिले थे, आप यहाँ उसको लिख लीजिए। डिजर्ट्स वाले एरिया में आप बताइए कि आपको कैमल मिलता है, कैक्टस के प्लांट्स मिलते हैं। सी में आप बताइए आपको क्रैब्स, केकड़ा मिला था, आपको फिशेस मिली थी। और अदर रीज़न का भी आप सोच के, बुक रीडिंग करके, पेरेंट्स से डिस्कशन करके, फ्रेंड्स से डिस्कशन करके आप इसको फिल कर सकते हैं। चलिए फर्दर मूव करते हैं। अब बात आती है हैबिट। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। हैबिटेट एंड एडेप्टेशन कह रहे हैं कि what do you find from plants and animals listed in activity first। अब आपको किस किस तरीके के प्लांट्स और एनिमल मिले जब आपने एक्टिविटी फर्स्ट की। क्या आपको हर रीजन में एक लार्ज वैरायटी मिली, हर जगह जहाँ जहाँ आप गए हर जगह पे एनिमल और प्लांट्स अलग अलग मिले।
अब आपने जो कॉलम में डिजर्ट्स वाले कॉलम में आपने अपने सी वाले कॉलम में जो भी चीज़ें फिल की, आप उन दोनों को कंपेयर करिए। क्या जो लिस्ट में आपने सी वाले लिस्ट में फिलिंग करी और डिजर्ट्स वाले कॉलम में फिलिंग करी, दोनों कॉलम के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट थे कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल थे, क्योंकि सी में तो हमने फिशेस बताया था, सी में एनिमल में हमने और क्या बताया था? क्रैब्स बताया था। लेकिन डिजर्ट में हमको कौन सा एनिमल मिला था? कैमल मिला था। तो हुए ना दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से एकदम कंप्लीटली डिफरेंट। फिर क्या है फर्दर? तो फर्दर बूझो और पहली सोच रहे हैं कि अगर एनिमल अलग है, फिश अलग है, क्रैब अलग है, तो क्या उनकी सराउंडिंग्स जहाँ पे वो रहते हैं जिस रीजन में, उनके आसपास का एरिया भी डिफरेंट होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। चलिए पढ़ते हैं क्या है आपकी एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी कहती है कि इन सी, अब हम गए फिर से पुरी उड़ीसा में जो था, जहाँ पे सी बीच में हमने घूमा था, खूब नहाया था, वहाँ पे चलते हैं। सी में क्या हुआ था? सी में जो हमारे प्लांट्स थे, जो एनिमल्स होंगे, वो सराउंडेड होंगे किससे? शैलाइन या सॉल्टी वाटर से। समुद्र का पानी खारा होता है, तो जो सी होगा वो उसमें शैलाइन वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है। सॉल्टी वाटर को ही हम साइंस में शैलाइन बोलते हैं। फिर क्या होगा? अब खुद से सोचिए कि अगर सी बीच में जब हम घूमे, अगर सी का सराउंडिंग वाटरी था, सॉल्टी वाटर से, सैलाइन वाटर से सराउंडेड होगा, तो इसका मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो इनसाइड द वाटर होंगे। फिर वो कैसे सांस लेंगे? तो वो कैसे सांस लेंगे? जो वाटर में डिजॉल्व एयर होगी उसके थ्रू वो ब्रीदिंग करेंगे, उसके थ्रू वो रिस्पिरेशन करेंगे। देखो होता क्या है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, O का मतलब ऑक्सीजन, तो वाटर में डिजॉल्व वही एयर, वही वो ऑक्सीजन वो ले लेंगे। ये रही बात सी की, सी वाले रीजन की, कि सी के प्लांट्स और एनिमल्स सैलाइन वाटर से सराउंडेड होंगे, जिसको हम बोलेंगे सॉल्टी वाटर, और ये एनिमल वाटर में डिजॉल्व एयर ले लेंगे। अब हम आते हैं डिज़र्ट में, क्योंकि डिज़र्ट वाले एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, वहाँ का डे टाइम में बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है, और ड्यूरिंग नाइट उतनी ही ज़्यादा कूलनेस होगी, उतनी ज़्यादा ठंड होगी। तो यहाँ के जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो डिज़र्ट वाले सॉइल में ही रहते हैं, और जो आपस में सराउंडिंग है वहीं से वो एयर ले लेते हैं, क्योंकि डिज़र्ट्स में खुला आसमान है, तो उस आसमान में, उस सराउंडिंग में, उस एटमॉस्फेयर से एयर वो ले लेंगे, वो तो पानी में रहते नहीं हैं। फर्दर क्या है? नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट है कि द सी एंड डिज़र्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स। हमने भी पढ़ा कि इसका मतलब सी और डिज़र्ट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट सराउंडिंग्स हैं, और हमने ये भी पाया कि सी में जो प्लांट्स और एनिमल होंगे, डिज़र्ट्स में जो प्लांट और एनिमल होंगे, इन दोनों रीजन पे जो प्लांट और एनिमल होंगे उनमें भी सिमिलरिटी नहीं होगी, दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे। किस तरीके से डिफरेंट होंगे चलिए हम देखते हैं। पहले डिज़र्ट और सी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। मतलब डिज़र्ट में जो कैमल होगा और सी में जो फिश होगी उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो हमारा कैमल होता है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है कि वो बॉडी स्ट्रक्चर हेल्प करता है डिज़र्ट वाले कंडीशन में कैमल के सर्वाइवल में। अब कैसे हेल्प करता है उसको देखते हैं। जो कैमल्स होता है उसके पास होते हैं लॉन्ग लॉन्ग लेग्स, बड़े बड़े लंबे लंबे पैर होते हैं। अब ये लेग्स क्या करेंगे आइए देखते हैं। कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ सैंड। अब अगर एनिमल है उसके जितने लॉन्ग लेग्स होंगे, जितने लंबे पैर होंगे, मतलब उनकी बॉडी, उसका स्टमक उतना कम टच कर पाएगी डिजर्ट सैंड को। मतलब लॉन्ग लेग्स उसकी बॉडी को जो सैंड की हीट है उससे बचाएंगे। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और वो बहुत मिनिमम अमाउंट में यूरिन का एक्सक्रीशन भी करते हैं। उनका जो डंक होता है वो ड्राई रहता है और वो स्वेटिंग करते ही नहीं हैं।
अब इस तरीके से जब लॉन्ग लेग्स हैं जिसकी हेल्प से बॉडी हीट ही नहीं हो पा रही है और यूरिया का एक्सक्रीशन मिनिमम कर रहे हैं, डंक उनका ड्राई है, स्वेटिंग वो कर ही नहीं रहे हैं, तो इस तरीके से जो कैमल होते हैं वो बहुत लिटिल अमाउंट में अपनी बॉडी से वाटर का लॉस कर रहे हैं और आराम से वो बहुत दिनों तक, लगभग 15 डेज तक विदाउट वाटर ड्रिंकिंग सर्वाइव कर लेंगे। कैमल के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने? कैमल के बारे में पढ़ा कि लॉन्ग लॉन्ग लेग्स होंगे जो सैंड की हीट से उनकी बॉडी को अवे करेंगे, सेव करेंगे, यूरिया का एक्सक्रीशन मिनिमम करेगा, उसका डंक ड्राई होता है, स्वेटिंग करता ही नहीं है, तरीके से वाटर को सेव करेगा, वाटर लॉस मिनिमम करता है। फिर अब बारी आती है फिश की। किसकी? फिश की। हम अगर समुद्र में घूमने जाएं हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिशेस मिलेंगी, लेकिन उन फिशेस में जो एक चीज़ कॉमन होती है वो क्या होती है? कह रहे हैं कि उनमें हमें बहुत तरीके की सी फिशेस मिलेंगी, लेकिन जो उनमें एक चीज़ कॉमन होती है वो क्या कॉमन होता है? वो होता है उनका शेप, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर। उनका शेप जो होता है, उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक चीज़ कॉमन होता है। देखिए क्या कैसे कॉमन है। जितनी भी फिशेस होती हैं उनका स्ट्रीम लाइंड शेप होता है। कैसा शेप होता है? स्ट्रीम लाइंड शेप होता है। और जो फिशेस का स्ट्रीम लाइंड शेप होता है वो बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। ये जो शेप है वो हेल्प करेगा इनसाइड द वाटर मूव करने में, फिशेस के इस तरीके से मूव करने में वो हेल्प करेगा। उसके बाद क्या होगा? फिर देखिए क्या होगा। फिशेस जो होती हैं उनकी स्लिपरी स्केल्स होती हैं, उनकी बॉडी में स्लिपरी स्केल्स होते हैं और जो ये स्केल्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं फिश को और वो आराम से थ्रू आउट द वाटर इधर उधर इजीली मूव करते हैं। हमने बस ये पढ़ा कि फिश में स्ट्रीम लाइन शेप होता है। क्यों स्ट्रीम लाइन शेप ही होगा? जिससे वो इनसाइड द वाटर इजीली मूव करें। फिशेज में स्लिपरी स्केल्स होती हैं, उनकी थ्रू आउट द बॉडी में स्केल्स उनको प्रोटेक्शन का वर्क प्रोवाइड करती हैं, साथ ही इजी मूवमेंट थ्रू आउट द वाटर वो हेल्प करेंगी। लास्ट आपको याद रखना है कि जो हमारी फिशेज होती हैं उनमें होता है फ्लैट फ्लैट फिन्स और टेल। अब ये जो फिन होगा वो हेल्प करेगा डायरेक्शन चेंज में और जो टेल होगी वो बॉडी के बैलेंसिंग में हेल्प करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फिशेस में फ्लैट फिन्स का वर्क क्या है, आप बताओगे टू हेल्प इन चेंज द डायरेक्शन। टेल क्या हेल्प करेगा? कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। फिशेस में गिल्स भी होंगी, गिल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगी? जो फिशेस में गिल्स होती हैं वो वाटर से ऑक्सीजन ले लेती हैं। वाटर से क्या करती हैं? ऑक्सीजन ले लेती हैं। सपोज दैट ये हमारी फ़िश है, सपोज़ दैट ये हमारी फ़िश है, तो फ़िश में क्या होता है, यहाँ पे अगर ये वाला माउथ वाला पोर्शन है तो यहाँ पे गिल्स होता है। इस साइड से वाटर हमेशा आता रहता है, इधर से वाटर आता रहता है और इधर से वाटर आउट होता रहता है। अब मैम यूज़ क्या है? अगर इनसाइड इधर से वाटर लगातार आ रहा है और इधर से आउट हो रहा है तो फिर यूज़ क्या है? फिर फ़िश वाटर ले ही ना। तो फ़िश जब लगातार वाटर लेती रहती है तो यहाँ पे जो गिल्स होते हैं उसके इस साइड में ये जो गिल्स होते हैं वो ऑक्सीजन इनटेक कर लेते हैं, बाकी वाटर को आउट कर देते हैं। इस तरीके से ये वर्क परफॉर्म करते हैं। फिर क्या होगा? हमने फिशेस के बारे में इतना सब पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो फिशेज होती हैं उनकी स्ट्रीमलाइन शेप होता है, स्ट्रीमलाइन से बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है। फिशेज में स्लिपरी स्केल्स होते हैं जो बॉडी के मूवमेंट्स में बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उनमें जो फिन्स होंगी वो डायरेक्शन चेंज में हेल्प करेंगी। उनमें जो टेल्स होंगे बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करेंगे। उनमें जो गिल्स होंगे वो ऑक्सीजन, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको वो इनटेक करने में हेल्प करते हैं। देखिए फिर क्या है, आप कह रहे हैं कि अब इस तरह हमने देखा कि जो फिश हैं, फिशेज में जो इस तरीके से फीचर्स हैं वो हेल्प करेंगी किस लिए? कि वो इनसाइड द वाटर आराम से रहे। और कैमल्स में जो फीचर हैं वो हेल्प करेंगे कि कैमल डिजर्ट में आराम से रहे। अगर फिशेज में उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, फिशेज में अगर फिन्स हैं, फिशेज में अगर स्लिपरी स्केल्स हैं, उसमें टेल है, तो क्यों है? इसलिए कि इनसाइड द वाटर फिश आराम से रह सके। कैमल मिनिमम वाटर लॉस कर रहा है, स्वेटिंग कर ही नहीं रहा है, यूरिन स्मॉल अमाउंट में एक्सक्रीट कर रहा है, डंक उसका ड्राई है। क्यों है?
इसका वो फीचर है, अगर ऐसा ना रहे तो वो डिज़र्ट वाले एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर आगे एनसीईआरटी कहती है कि हमने 2 एग्जाम्पल लिए जिसमें इनमें जो एनिमल्स थे और जो प्लांट वहाँ पे थे उनमें किस तरीके के वेरिएशन हुए हमने बहुत आसानी से देखा। आगे कहती है कि ये कुछ सर्टेन फीचर्स हैं जो हेल्प करते हैं कि वो अपने सराउंडिंग में नॉर्मल कंडीशन में रहें। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है कि द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक feature of certain habitat which enables of an organism to live naturally in a place is called adaptation। मतलब अगर कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, उसमें कोई स्पेसिफिक फीचर है, स्पेसिफिक हैबिट है और वो हेल्प कर रहा है, वो इनेबल कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म को उस पर्टिकुलर हैबिटेट में नेचुरली रहने के लिए, तो वही स्पेसिफिक फीचर कहलाएगा एडेप्टेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज एडेप्टेशन, आप बताओगे द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर, किसी स्पेसिफिक फीचर या सर्टेन हैबिट का प्रेजेंट होना जो और वो हैबिट इनेबल करे, हेल्प करे ऑर्गेनिज्म की उस पर्टिकुलर एरिया में नेचुरली रहने के लिए, इसी को हम कहेंगे एडेप्टेशन। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनिज्म का जो एडेप्टेशन होता है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसकी रहने की जगह कहाँ है, ड्वेलिंग मतलब उसका होम कहाँ है। जैसे कि जो फिश होती हैं वो क्यों वाटर में ही रहती हैं, वाटर के बाहर नहीं रहती हैं। जो कैमल है वो सी में क्यों नहीं रह सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें वैसे फीचर ही हैं कि वो फिश में ऐसे ही फीचर हैं कि वो सी में ही रहेगी। डिज़र्ट में ऐसे फीचर्स हैं कि वो कैमल में ऐसे फीचर हैं कि वो डिज़र्ट में ही रहे, उसके बाहर वो रह ही नहीं पाएगा, वो उसका स्पेसिफिक फीचर है, उसकी सर्टेन हैबिट है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो हैबिटेट, जो हमसे पूछा जाता है डेफिनेशन। अब बताओगे एक ऐसा प्लेस जहाँ वो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है? ड्वेलिंग मतलब प्लेस या होम। जो अपना हैबिटेट होता है वो प्रोवाइड करता है फूड, वाटर, एयर और शेल्टर। फूड, वाटर, एयर और शेल्टर, और वो सारी चीज़ें जो एक ऑर्गेनिज्म को अपने घर में रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। हैबिटेट का मीनिंग होता है प्लेस या होम। हैबिटेट आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा? फूड, वाटर, एयर और शेल्टर, वो सारी इसेंशियल चीज़ें जिसकी नीड आपको होंगी। फिर क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको लर्न करना है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड शेल्टर। नॉर्मली बच्चों को लगता है कि हैबिटेट और शेल्टर एक ही चीज़ है, इसमें माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि शेल्टर इज़ अ पार्ट ऑफ हैबिटेट। शेल्टर जो होता है वो हैबिटेट का एक पार्ट होता है। कैसे? जैसे सपोज दैट आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। क्या बोलते हैं? हैबिटेट। लेकिन उस गली, मोहल्ले, कॉलोनी में आपका अपना जो घर होता है उसको हम बोलते हैं शेल्टर। जैसे एक फॉरेस्ट है, उसमें बहुत सारे, जैसे एक मंकी है, मंकी कहाँ रहेगा? फॉरेस्ट में रहेगा। तो मंकी के लिए फॉरेस्ट क्या है? हैबिटेट। लेकिन फॉरेस्ट में भी कहाँ रहेगा? ट्री पर रहेगा। तो ट्री उसके लिए क्या है? शेल्टर है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट है, हमने पढ़ लिया हैबिटेट मतलब होम। अब जो ऑर्गेनिज्म जहाँ रहेगा उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के हैबिटेट होते हैं। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या होते हैं? द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ऐसे प्लांट, ऐसे एनिमल जिनका घर लैंड होता है, जो जमीन पर रहते हैं, उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? इसमें आता है फॉरेस्ट, इसमें आता है ग्रासलैंड, इसमें आता है डिजर्ट, कोस्टल मतलब समुद्र के किनारे का इलाका, माउंटेन के रीजन। अगर आपसे कोई पूछे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या है, तो अगर कोई प्लांट, कोई एनिमल सॉइल में, लैंड में रहता है, ज़मीन पे रहता है, तो वो उसका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है। कोई आपसे पूछे आप मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताइए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाइए, तो आप बताएंगे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, कोस्टल, माउंटेन रीजन, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के। आई होप इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे इस टॉपिक का वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।